हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट का लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। यह तीसरा पार्ट है। पहला और दूसरा पार्ट जो है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि फॉर्मल सेक्टर्स क्रेडिट को और एक्सपेंड करने की ज़रूरत क्यों है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि देश के विकास के लिए, कंट्रीज डेवलपमेंट के लिए सस्ता और अफोर्डेबल क्रेडिट जो है क्यों ज़रूरी है, इसका क्या महत्व है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, स्पेशली क्रेडिट के सेंस में। उसके बाद हम देखेंगे कि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे लोग आज भी क्यों इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। फिर हम पढ़ेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में SHG कहते हैं। और अंत में हम देखेंगे आज के लेक्चर पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फॉर्मल सेक्टर लोन और इनफॉर्मल सेक्टर लोन, दोनों लोन में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो एक एग्जांपल आप देखिए, ताकि जो है आगे के जो पॉइंट्स होंगे वो आपको ईजिली समझ में आए। जैसे एग्जांपल के लिए बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स को हिंदी में सहकारी संस्थाएं बोलते हैं हम। तो जो बैंक और कोऑपरेटिव्स हैं, ये फॉर्मल सेक्टर लोन देते हैं आपको। ये फॉर्मल सेक्टर हैं लोन के, क्रेडिट के। और जो मनी लेंडर है आपके गांव में, जैसे कोई व्यक्ति है, वो पैसे आपसे लेता है, पैसे आपको देता है और बदले में आपसे ब्याज की मांग करता है, वो मनी लेंडर है। या कोई व्यापारी से आप जा कर के लोन लेते हैं, किसी एम्प्लॉयर से जो जिसके अंडर में आप नौकरी कर रहे हैं उससे आपने कुछ कर्ज ले लिया, या किसी रिलेटिव्स और फ्रेंड से भी कई बार हम जो है कर्ज लेते हैं। ये सभी इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन हैं। ठीक है। अब आगे के अंतर मैं समझाता हूँ आपको, इसे एग्जाम्पल को जो है ध्यान में रखते हुए समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर्मल सेक्टर का जो लोन होता है, इसको इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI सुपरवाइज करता है। RBI सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सेक्टर लोन्स। इनफॉर्मल सोर्सेज के जो लोन होते हैं, देयर इज नो सच ऑर्गेनाइजेशंस विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सोर्स सेक्टर। अगर आप किसी मनी लेंडर से अगर आपने जो है मान लीजिए कर्ज लिया, तो कोई सुपरवाइज करने वाला वहाँ नहीं है, आप हैं खुद, और जिससे आपने पैसे लिया वो खुद है। इसका कोई सुपरविज़न नहीं होता है कि आपने उससे कितने कर्ज लिए, किस दर पे आपने कर्ज लिया। वो या तो आप जानते हैं और या तो जो है जिस व्यक्ति ने आपको दिया है वो जानता है। अगर किसी प्रकार का आपके दोनों के बीच में विवाद होता है, किसी प्रकार का जो है डिस्प्यूट होता है, तो उसे सॉल्व करने वाला बीच में कोई जो है इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। RBI जो है वो इंटरेस्ट रेट को भी मॉनिटर करता है। अगर हम फॉर्मल सेक्टर लोन को देखें, एग्जांपल के लिए बैंक्स को दिमाग में आप रख के चलिए। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और वो इंटरेस्ट रेट कितना होगा इसको RBI हमेशा मॉनिटर करता है। ये बैंक अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर से अगेन हम देखें इनफॉर्मल सोर्स में, इनफॉर्मल सेक्टर में जो है कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो ये मॉनिटर करे कि मनी लेंडर आपसे कितना जो है इंटरेस्ट रेट मांगता है, या ट्रेडर आपसे कितना इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर की मांग करता है। ब्याज दर क्या होता है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, फिर से उदाहरण के लिए बता देता हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति से 100 रुपये उधार लिए, और आपसे वो कहता है कि जब आप मुझे 1 साल बाद वापस करोगे तो आप मुझे 110 रुपये वापस करना। इसका मतलब ये है कि वो आपसे 10% जो है वो ब्याज मांग रहा है, 10% जो है इंटरेस्ट रेट लगा रहा है वो। तो अगर फॉर्मल सेक्टर में मैं लोन ले रहा हूँ या फॉर्मल सेक्टर से उधार ले रहा हूँ, बैंक से मैं कर्ज ले रहा हूँ, तो वो वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो RBI मॉनिटर करेगा। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में किसी मनी लेंडर से मैं ले रहा हूँ, किसी ट्रेडर से ले रहा हूँ, किसी एम्प्लॉयर से ले रहा हूँ, या किसी फ्रेंड या रिलेटिव से ले रहा हूँ, तो अगर वो इनकेस अगर आपका रिलेटिव भी आपसे इंटरेस्ट रेट मांगता है, तो कितना मांगता है, कब मांगता है, क्या रेट क्या है, वो कुछ कोई जो है डिसाइड करने वाला कोई नहीं है, कोई मॉनिटर करने वाला इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो अपनी मर्जी का है। आपको जो है बिना इंटरेस्ट रेट के भी दे सकता है और बहुत हाई इंटरेस्ट रेट भी लगा सकता है। जनरली ऐसा देखने में आता है कि जो फॉर्मल सेक्टर्स के लोन है, जैसे बैंक है, वो आपसे लो इंटरेस्ट रेट मांगते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपसे नहीं लेते हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर लोन है, एग्जांपल के लिए हम मनी लेंडर को लेकर के चले, तो मनी लेंडर हमेशा जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेता है। इसके अलावा जो फॉर्मल सेक्टर्स के जो लोन होते हैं उसमें टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो आपने कर्ज लिया उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है, याद हो अगर आपको, तो मैंने पिछले जो है लेक्चर में आपको मैंने क्रेडिट के जो है टर्म्स बताए थे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको कोलेट्रल देना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट तय करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप कितने समय बाद जो है लोन पे करेंगे, हर महीने कितने रुपए पे करेंगे, क्या उसका इंटरेस्ट रेट होगा, कितने का EMI आएगा, ये सभी चीज़ें जो है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं फॉर्मल सेक्टर में, वो रेगुलेटेड होती हैं बाय द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है यहाँ पे कौन काम करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में अगेन ऐसा कोई रेगुलेशन अथॉरिटी नहीं है, कोई नहीं देखता है कि क्या टर्म्स है, क्या कंडीशन है। यहाँ पे सिर्फ आप देखते हैं और जिस व्यक्ति से आपने कर्ज लिया है वो देखता है। तो उम्मीद है कि आपको दोनों में अंतर समझ में आया कि फॉर्मल सेक्टर लोन क्या है और इनफॉर्मल सेक्टर लोन क्या है। आगे चलते हैं। अगर हम इंडिया में देखें तो दो तरीके के हम एरिया को कंपेयर करेंगे, एक ग्रामीण एरिया यानी कि रूरल हाउस होल्ड और दूसरा जो है अर्बन हाउस होल्ड यानी कि शहरी एरिया में। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में देखें, रूरल एरियाज़ में अगर आप देखें तो रूरल एरियाज़ में लोग जितना क्रेडिट लेते हैं, जितना लोग कर्ज लेते हैं, अगर 1000 रुपये कर्ज ले रहे हैं, ठीक है, तो हर 1000 रुपये में 25% जो क्रेडिट है वो लोग लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से या बैंक से। तो 5% जो है 25% जो है कोऑपरेटिव बैंक से, 25% जो है वो कमर्शियल बैंक से लेते हैं, 1% गवर्नमेंट से लेते हैं, 5% किसी इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से लेते हैं, ठीक है, और बाकी जो है वो सभी इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, जैसे लैंडलॉर्ड से, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से 8%, और कोई भी नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज़ हैं उससे 2%, और मनी लेंडर से 33%। तो अगर आप देखें तो 50% से थोड़ा अधिक जो है, जो गांव के लोग जो क्रेडिट ले रहे हैं, जो कर्ज ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, वो फॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं, और 50% से थोड़ा कम जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं। फिर भी ये संख्या बहुत ज़्यादा है जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, क्योंकि आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना बहुत ही अच्छा नहीं है। फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना अच्छा है क्योंकि वहाँ पे जो है सुपरविज़न होता है, मॉनिटरिंग होती है, और आपके साथ किसी प्रकार का जो है गलत होने का चांसेस कम होता है। लेकिन फिर भी जो है गांव के एरिया में जो रूरल हाउस होल्ड है वहाँ पे जो है अभी भी लगभग आधे जो लोग, लगभग 50% लोग मैं कह सकता हूँ कि जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। अगर हम जो है अर्बन हाउस होल्ड में देखें, शहरी एरिया में देखें, तो कई तरीके के लोगों की कैटेगरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत थोड़े से एसेट्स हैं, बहुत थोड़ी सी संपत्ति है, कुछ लोग अच्छी खासी कंडीशन में हैं, कुछ लोग बहुत अमीर भी हैं। तो जो पहली वाली कैटेगरी के जो लोग हैं उसमें 85% लोग ऐसे हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। अगर जो थोड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है, जिनके पास थोड़े एसेट्स हैं, उसमें 53% लोग ऐसे हैं शहर में जो कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। जबकि जिन लोगों की कंडीशन अच्छी है, वेल ऑफ हाउस होल्ड्स हैं, उसमें 72% लोग ऐसे हैं जो कि फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। केवल 28% लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। और जो अमीर लोग हैं, अमीर लोगों में 90% जो क्रेडिट जाता है, क्रेडिट जो लेने का जो कार्य है यह किया जाता है फॉर्मल सेक्टर से। यानी कि जो अमीर लोग हैं, एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे हम गरीब से अमीर लोगों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे फॉर्मल सेक्टर से लोन लेने का जो ट्रेंड है वो भी बढ़ता जा रहा है और लोग इनफॉर्मल सेक्टर्स को अवॉइड कर रहे हैं। इसका कारण वही है कि फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना अच्छा है। फिर भी सवाल ये ज़रूर उठता है कि ऐसा क्यों है फिर भी जो है कि लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट जो है क्यों ज़रूरी है और क्यों इसको और एक्सपेंड किया जाना चाहिए। पहला, इनफॉर्मल लेंडर्स चार्जेस अ मच हायर इंटरेस्ट। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो इनफॉर्मल लेंडर्स है, जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो क्रेडिट देने वाले लोग हैं, वो बहुत ही हाई इंटरेस्ट जो है चार्ज करते हैं लोन के ऊपर। और इस वजह से जो कॉस्ट ऑफ बोरोवर है इनफॉर्मल लोन्स का, वो जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो कॉस्ट है बोरोवर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि उसके लिए जो लोन है वो महंगा पड़ जाता है। ठीक है, जैसे 10 अगर मैंने 100 रुपये लिया, अगर जो है इंटरेस्ट रेट जो है किसी ने उससे 25 रुपये मांग लिया तो ये महंगा हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपये के बदले मुझे 125 रुपये चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बैंक में जाता हूँ तो ये काफ़ी कम रहेगा। 100 रुपये पे जो है मुझे हो सकता है कि सिर्फ मुझे 10 रुपये ही देना पड़े। दूसरा पॉइंट है हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स अ लार्जर पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ बोरोवर्स इज यूज टू रीपे द लोन्स। अगर जो है जो बोरोइंग जो है उसका कॉस्ट अगर हाई हो जाएगा ड्यू टू द हायर इंटरेस्ट रेट, अगर हाई इंटरेस्ट रेट है तो लोन भी हाई हो जाएगा, जो है वो भी जो है महंगा हो जाएगा लोन लेना। और जो अगर लोन महंगा हो गया लेना, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसमें जो जिसने लोन लिया है पैसे कमाएगा, उससे जो है वो बिजनेस करने के लिए हो सकता है लोन लिया हो, तो उसके लिए रीपे करना वो बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, द हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स अ लार्जर पार्ट ऑफ द अर्निंग। उसकी कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा लोन को रीपे करने में, लोन का पैसा वापस करने में। और उसके पास लेस इनकम बचेगा, जो इनकम बचेगा वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि उसने एक अच्छा खासा इनकम का अपना पार्ट क्या किया, उसने जो है
क्रेडिट जो लिया था उसको वापस कर दिया। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो हाई इंटरेस्ट रेट है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि जितनी उसकी इनकम नहीं है उससे ज़्यादा उसको ईएमआई पे करना पड़ता है। ठीक है, हर महीने वो कमा रहा है 100 रुपये और उसे ईएमआई देना है 150 रुपये। अब जो है ऐसे केसेस में क्या होता है कि वो उसका जो डेप्ट है, जो उसका कर्ज है, डेट जो है वो बढ़ता जाता है और फाइनली जो है वो डेट ट्रैप में फंस जाता है, एक कर्ज के जाल में फंस जाता है। डेट ट्रैप क्या होता है, इसको मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे से समझाया था, जो मैंने स्वप्ना की स्टोरी बताई थी। स्वप्ना जो फार्मर है उसकी जब स्टोरी मैं आपको बता रहा था तो मैंने वहाँ पे ये डिस्कस किया था कि डेट ट्रैप क्या है। अगर आपको नहीं क्लियर है तो फिर से उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। आगे चलते हैं। पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज, कोई व्यक्ति कोई नया काम शुरू करना चाहता है, कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो कर्ज न ले पाए। क्यों? बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, क्योंकि कर्ज बहुत महंगा है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। और इसलिए भी ज़रूरी है कि फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिया जा सके ताकि वो अपना नया काम शुरू कर सके। और इन्हीं सब रीजन की वजह से दोस्तों ज़रूरी क्या है कि बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं, जो कि फॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर के लोन देने वाले हैं, उनको ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को लोन दें। अब सवाल है कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट कितना ज़रूरी है। सस्ता और जो लिया जा सके ऐसा क्रेडिट जो है कितना महत्वपूर्ण है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला चीज़ ये है कि अगर हम किसी को बहुत ही सस्ता, अगर हम किसी को कर्ज देते हैं, यानी कि बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे अगर किसी को हम कर्ज देते हैं, तो इससे क्या होगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि लोग नए नए काम कर सकेंगे और उनको बहुत ही कम हिस्सा जो है रीपे करना पड़ेगा अपने लोन देने वाले को, और अच्छा खासा हिस्सा वो अपनी कमाई का रख सकते हैं। और इससे क्या होगा, इससे जो है उनकी इनकम बढ़ेगी। एंड मैनी पीपल कुड देन बोरो चीपली फॉर अ वेराइटी ऑफ नीड्स, और बहुत सारे लोग जो है अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोन ले सकेंगे। इसके अलावा लोगों की फसल जो है बढ़ेगी। ठीक है, कैसे कि अगर कोई किसान है, उससे अगर किसान को जो है फसल उगाने के लिए पैसे नहीं है तो वो बहुत सस्ते दर पे लोन ले सकता है बैंक से और अपनी फसल को उगा सकता है। तो फसल जो है वो ग्रो होगा, जो है क्रॉप ग्रो होगा, लोग बिजनेस कर पाएंगे, लोग छोटे स्केल के इंडस्ट्रीज़ लगा सकेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो लगा सकेंगे। ठीक है, तो ये सब फ़ायदे होंगे और ये सभी फाइनली कहाँ ले जाएंगे हमें, कंट्री के डेवलपमेंट की तरफ। दे कुड सेटअप न्यू इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड इन गुड्स, लोग जो है नई नई इंडस्ट्री लगा सकेंगे और व्यापार कर सकेंगे, वस्तुओं का व्यापार कर सकेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई नया काम करना चाहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो लोन लेकर के हम ये काम करना चाहते हैं। तो अगर सस्ते दर पे जो है लोन मिलता है, अगर चीप रेट पे हमें लोन मिलता है तो ये हम काम कर पाएंगे। अगला पॉइंट है चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट, कंट्रीज डेवलपमेंट। तो ये क्लियर है कि ये सब चीज़ें अगर आप समझ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ये भी समझ रहे होंगे कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट जो है कितना ज़रूरी है। अब एक इंस्टीट्यूशन का जो नाम सबसे इंपॉर्टेंट बीच में आ रहा है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट को सुपरवाइज करता है। तो और समझते हैं कि आरबीआई का काम क्या होता है, इसके क्या फंक्शंस हैं, क्योंकि ये पूछा गया एग्जाम में, फिर पूछा जा सकता है। पहला काम तो यही है कि फॉर्मल सेक्टर्स के जो फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन हैं, जैसे बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, उनको ये सुपरवाइज करता है, देखता है कि वो काम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी मॉनिटर करता है कि बैंक जो है जितना उनको कैश बैलेंस मेंटेन करना है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में यह भी बताया था कि हर बैंक को जो है एक खास परसेंटेज का अमाउंट जो है, जो उसके पास डिपॉजिट होता है, वो अपने पास कैश के रूप में रखना पड़ता है, ताकि जो है अगर कोई व्यक्ति डिमांड डिपॉजिट करता है, जो उसने डिपॉजिट किया है वो मांगने आता है, तो उसे वापस किया जा सके। ठीक है, तो आरबीआई ये भी मॉनिटर करता है कि जो बैंक्स हैं वो अपना कैश बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आरबीआई यह भी देखता है कि लोन जो है सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस न बनाया जाए, यानी कि बैंक जो है सिर्फ यह सोच के लोन न दें कि वापस ये आएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लेकर के आएगा व्यक्ति और मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा पिछले लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि लोन जो बैंक देती है उसी से उसको बेनिफिट होता है। ठीक है, तो लोन जो है बैंक जो है लोन सिर्फ इसलिए नहीं था कि उनका प्रॉफिट हो, बल्कि इसलिए भी दे कि जो छोटे छोटे जो कल्टिवेटर्स हैं, जो छोटे किसान हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं, जो स्मॉल बोरोवर्स हैं, जो छोटा अमाउंट लेना चाहते हैं, उनको भी इसका फ़ायदा मिले। जो लोन फैसिलिटी है उसका फ़ायदा छोटे लोगों को, गरीब लोगों को भी मिले, न कि सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस के लिए ही लोन दिया जाए। तो ये काम जो है बैंक अच्छे से कर रहे हैं या नहीं, ये भी काम जो है आरबीआई देखता है, इसको मॉनिटर करता है। और समय समय पर बैंक्स को कहा जाता है कि आप
आरबीआई के पास यह इन्फॉर्मेशन सबमिट कीजिए, यानी कि आरबीआई बैंक से समय समय पर यह इन्फॉर्मेशन मांगता है कि आपने कितना कर्ज दिया, हाउ मच दे आर लेंडिंग, आप किसको कर्ज दे रहे हैं, एंड व्हाट इंटरेस्ट रेट यू आर टेकिंग, और कितना इंटरेस्ट रेट आप ले रहे हैं, यानी कि कितना कर्ज दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। किसको देने का मतलब ये नहीं कि किस आदमी को दे रहे हैं, नाम बताइए। इसका मतलब ये है कि किस क्लास के लोगों को दे रहे हैं, अमीर लोगों को कितना दे रहे हैं, गरीब लोगों को, किसानों को, बिजनेस करने के लिए कितने लोगों को दे रहे हैं लोन। ठीक है, तो अलग अलग जो सोसाइटी के जो लोग हैं उसमें कितने लोगों को कितना लोन दे रहे हैं और किस इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉनिटर हो रहा है। बैंक जो है उनको बताना पड़ रहा है आरबीआई को कि मैं कितना लोन के लिए कितना इंटरेस्ट रेट ले रहा हूँ। ठीक है, अगला, अब सवाल ये है कि मैंने आपको जो पहला जो शुरू में जो स्लाइड दिखाया था, ये जो स्लाइड मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आया होगा कि जो लोग हैं आज भी जो है मोस्टली लोग इनफॉर्मल सेक्टर लोन, इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट लेते हैं। ठीक है, 85%, 53%, 28%, यहाँ पे लगभग आधे लोग जो है ऐसे हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेते हैं, सिवाय इसके कि जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वहाँ पे लिया जा रहा है, फिर भी क्यों लोग डिपेंडेंट हैं इनफॉर्मल सोर्सेस के ऊपर, ये समझना जरूरी है। पहला इसका रीज़न जो है वो ये है कि कई बार ऐसा है कि गाँवों में बैंक्स जो है नहीं है। ये पहला रीज़न है कि कई बार कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे बैंक नहीं है। हालांकि आज के समय में ये बहुत ही वैलिड रीज़न नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी गांव में आज के समय में बैंक मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बहुत ही इंटीरियर विलेजेस हैं जहाँ पे बैंक नहीं खुल पाए हैं, लोगों को शहर जाना पड़ता है, अपने आसपास के जो कस्बे होते हैं वहाँ जाना पड़ता है बैंक के लिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि लोग शहर नहीं जा पाते हैं या नहीं जाना चाहते हैं किन्हीं वजहों से। उनको लगता है कि जो है शहर जो है बहुत बड़ी चीज़ है, बैंक जाना बहुत बड़ी चीज़ है, और उन्हें डर भी लगता है ड्यू टू लो लिटरेसी रेट। ठीक है, ऐसा भी होता है। इसके बाद अगर है भी, मान लीजिए कि गांव में बैंक है भी, तो फिर भी जो है बैंक से लोन लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, डिफ़िकल्ट है भी एज़ कम्पेयर टू टेकिंग द लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज। इनफॉर्मल सोर्सेज जो हैं, जो मनी लेंडर है, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ट्रेडर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनसे लोन लेना लोगों को आसान लगता है और बैंक से लोन लेना कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है? पहला रीज़न इसका यही है कि बैंक्स जो है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कोलेट्रल की डिमांड करते हैं, और लोगों के पास, स्पेशली जो गरीब लोग हैं, उनके पास कई बार कोलेट्रल नहीं होता है। ये मेजर रीज़न है कि लोगों के पास कोलेट्रल नहीं होता है, गरीब लोगों के पास। कोलेट्रल आप समझ रहे होंगे, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, कोलेट्रल यानी कि गिरवी जो आप रख रहे हैं। आपने बैंक से जो है लोन लिया, और बैंक क्या कहता है कि बैंक कहता है कि आप एक कोलेट्रल दीजिए, इन केस अगर आप जो है पैसे वापस नहीं कर पाते हैं तो आप जो चीज़ गिरवी रखेंगे, जो कोलेट्रल रखेंगे, उसको जो है हम बेच करके और अपना जो है नुकसान की भरपाई कर लेंगे। तो कई बार लोगों के पास संपत्ति में जो है ज़मीन, घर, ऐसा कुछ होता नहीं है कि वो रख पाए बैंक के पास, और इसलिए बैंक उनको लोन देता ही नहीं है। बैंक को लगता है कि ये व्यक्ति जो है पैसे वापस नहीं कर पाएगा, कोलेट्रल रख नहीं रहा है, तो पैसे वापस नहीं कर पाएगा, तो इसे लोन नहीं दें। तो ये एक मेजर रीज़न होता है कि बैंक जो है गरीब लोगों को कई बार लोन देने से मना कर देते हैं। इनफॉर्मल जो लेंडर्स होते हैं, जो मनी लेंडर्स हैं, ठीक है, ट्रेडर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है बोरोवर्स को पर्सनली जानते हैं, क्योंकि ये उनके गांव का ही रहने वाला है। एक व्यक्ति है गांव में, मान लो कि जो है गांव में कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस करता है, वो उसके पास खूब पैसे हैं। आप उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि बैंक से मुझे कर्ज नहीं मिल रहा है, आप मुझे कर्ज दे दीजिए। वो कहता है ठीक है आप मुझसे कर्ज ले लीजिए, आप मुझे 1,000 रुपये नहीं, आप मुझसे 10,000 रुपये ले लीजिए, लेकिन जो है जो इंटरेस्ट रेट होगा वो बहुत हाई होगा। तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे बिना किसी कोलेट्रल के वो दे देता है, क्योंकि वो जानता है कि गरीब आदमी है, बहुत पावरफुल नहीं है, नहीं अगर ये दे पाएगा तो इसकी ज़मीन और घर जो भी है वो हम छीन लेंगे इससे। ठीक है, तो ऐसा होता है। इस वजह से जो है जो मनी लेंडर होते हैं कई बार जो है वो बिना किसी कोलेट्रल के भी जो है वो दे देते हैं, और बोरोवर्स को अगर ज़रूरत पड़ती है तो मनी लेंडर्स के पास फिर पहुंच जाते हैं बिना पेमेंट किए अपना पिछला वाला लोन। ठीक है, कि पहले उसने 10,000 रुपये लिया था मनी लेंडर से, उसके पास उसने वापस नहीं कर पाया, और फिर पहुंच गया कि मुझे फिर से चाहिए। ठीक है, फिर मनी लेंडर दे देगा, ठीक है ले जाओ, फिर 5,000 रुपये और लेके जाओ। लेकिन बैंक के साथ ऐसा केस नहीं है। अगर बैंक से अगर आपने लोन लिया, एक बार आपने लोन ले लिया, जब तक आप उसे वापस नहीं करेंगे बैंक आपको नया लोन नहीं देगा, नहीं सेंक्शन होगा। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से लोग आज भी इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट पे डिपेंडेंट है। आज भी लोग मनी लेंडर से कर्ज लेते हैं, आज भी लोग ट्रेडर्स और एम्प्लॉयर्स से जो है कर्ज लेते हैं। ये रीज़न है इसका। आगे देखते हैं बहुत ही न्यू इनोवेटिव तरीका क्रेडिट को जो है फुलफ़िल करने का, जो क्रेडिट डिमांड है, जो लोन की डिमांड है उसको फुलफ़िल करने का, ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG इसको शॉर्ट में बोलते हैं। जनरली क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम से क्लियर होगा कि ये ऐसा ग्रुप है जो खुद का ही हेल्प कर रहा है।
तो ये ग्रुप क्या है, कितने लोगों का है, इसको समझते हैं। टिपिकली क्या होता है कि एक जो टिपिकल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उसमें 15 से 20 मेंबर होते हैं और जनरली सभी एक दूसरे को जानते होते हैं, एक दूसरे के पड़ोस में ही रहने वाले मोस्टली लोग होते हैं। और वो करते क्या हैं, वो लोग मिलते हैं और कुछ जो है सेविंग करते हैं रेगुलर बेसिस पे। जैसे कि हर दिन या हर हफ्ते या हर महीने जो है 25 रुपये से 100 रुपये जो है वो लोग सेविंग करते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि किसके पास कितनी इनकम हो रही है। और अगर किसी मेंबर को ज़रूरत जब पड़ता है तो वह इसी ग्रुप से, जिस ग्रुप में वो पैसे जमा कर रहा है उसी ग्रुप से वह जो है लोन की डिमांड कर सकता है, लोन उससे ले सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि 10 मेंबर हैं, सबने 25-25 रुपये जमा किया है, कुछ समय तक जमा किया है, महीने 2 महीने 4 महीने जमा किया है, और उसी में किसी को बीच में ज़रूरत पड़ी तो वह किसी से जो है कर्ज ले सकता है, उसी मतलब उसी ग्रुप से कर्ज ले सकता है। और फिर जब वापस काम हो गया तो बहुत ही एक छोटे सा बहुत ही स्मॉल इंटरेस्ट लगता है उस पर, बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट लगता है, उसके साथ वो उसको वापस कर देगा और फिर से उनके पास जो है पैसे हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, अगर 1 साल 2 साल तक ये सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छे से काम करता है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से रेगुलर सेविंग कर रहा है, तो ये एलिजिबल हो जाता है कि बैंक से वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है लोन ले सके, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, यानी कि बैंक से वो लोन ले सके। और ये लोन किसको दिया जाता है, लोन दिया जाता है ऑन द नेम ऑफ द ग्रुप। जैसे ग्रुप का जो भी नाम होगा, ग्रुप के नाम कुछ भी रखा जा सकता है, तो जो भी ग्रुप का नाम होगा ग्रुप के नाम पे, ठीक है, वो उसमें से जो 15-20 मेंबर हैं उनमें से किसी को नहीं, ग्रुप को जो है वह जो है लोन सेंक्शन किया जाएगा और लोग जो है उसे अपने यूज के लिए, जो भी उसके मेंबर हैं अपने यूज के लिए उसे ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी को जो है छोटा सा लोन चाहिए क्योंकि जो है उसने कुछ जमींदार के पास गिरवी रखा था, उसे छुड़ाना है, ले सकता है। ठीक है, अगर उसको जो है कुछ कैपिटल वर्किंग कैपिटल के लिए ज़रूरत है, जैसे कि बीज खरीदना है खेती करने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदना है, कुछ रॉ मटेरियल खरीदना है, तो वो ले सकता है। कुछ घर का कुछ सामान लेना है, ठीक है, जैसे सिलाई मशीन लेना है, हैंडलूम्स कोई जानवर खरीदना है, तो ये सब चीज़ें जो है इस क्रेडिट से पूरी की जा सकती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप खुद भी कर सकता है, या अगर वो एलिजिबल है तो दे कैन टेक द लोन फ्रॉम द बैंक ऑल्सो। तो ये था सेल्फ हेल्प ग्रुप। आई होप कि आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आइए देखते हैं आज के लेक्चर पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर के एग्जाम क्वेश्चंस, बोर्ड क्वेश्चंस। सबसे पहले 1 मार्क के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई इज द सुपरविजन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सेक्टर लोन नेसेसरी। यानी कि जो है जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन है यानी कि बैंक, उसका सुपरविजन क्यों जरूरी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि ताकि वो जो है ये मॉनिटर किया जा सके कि वो जो है इंटरेस्ट रेट सही लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, सबको लोन दे रहे हैं कि नहीं। तो कुछ भी आप रीजन लिख सकते हैं, मैंने बहुत सारे आपको रीजन्स बताएं। गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट। आई होप यू लिख सकते हैं, 5-6 आप लिख सकते हैं क्योंकि ईजी है ये। डिस्क्राइब द वन इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन, ये भी आप लिख सकते हैं कि फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन का क्या इंपॉर्टेंस है। गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, वेरी इजी क्वेश्चन। वाई डू फार्मर्स रिक्वायर क्रेडिट, बहुत सारे रीजन है कि फार्मर्स को क्यों लोन की ज़रूरत है, आप लिख सकते हैं। विच इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ क्रेडिट फॉर रिच हाउस होल्ड, मैंने आपको जो ग्राफ दिखाया था वहाँ पे आप जाइएगा, इसका आंसर मिलेगा। मेंशन एनी 2 मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडियन विलेजेस, गाँव में जो है जो मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट है वो क्या है, कोई भी 2 बताइए आप। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि वो फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है, तो इनफॉर्मल का कोई भी 2 एग्जाम्पल दे दीजिए। नॉर्मली हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप, बताया जा चुका है। 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल हाउ क्रेडिट प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया। हाउ कैन द फॉर्मल सेक्टर लोन बी मेड बेनिफिशियल फॉर पुअर फार्मर्स एंड वर्कर्स, सजेस्ट एनी 5 मेजर्स। जो फॉर्मल सेक्टर जो लोन है वह गरीब किसानों के लिए, वर्कर्स के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है, ये आपको जो है बताना है, कोई 5 तरीके बताना है। वाई इज चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, देश के विकास के लिए चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट क्यों जरूरी है, क्या उसका महत्व है, कोई भी 3 रीजन बताना है आपको। द क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर शुड बी डिस्करेज्ड, इनफॉर्मल सेक्टर की जो क्रेडिट है इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए कि ताकि लोग कम से कम लें, क्यों, इसको आपको बताना है। तो जो भी निगेटिव तरीके हैं, निगेटिव चीज़ें हैं उसके साथ वो आप बता सकते हैं। वाई आर फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट प्रीफर्ड ओवर द इनफॉर्मल, मैंने बताया कि क्यों आज भी लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, क्यों फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। तो फॉर्मल सेक्टर जो है क्यों प्रीफर्ड किया जाना चाहिए ओवर द इनफॉर्मल, तो आप बताइए इसको। एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शंस ऑफ RBI, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया, इसको भी आप लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द रीजन फॉर नेसेसिटी ऑफ सुपरविजन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन, रिपीटेड क्वेश्चन अगेन। एक्सप्लेन एनी 3 रीजन फॉर द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ टू इंक्रीज देयर लैंडिंग, मैंने बताया था कि वो जो फॉर्मल सोर्सेज हैं
वो क्यों बढ़ने चाहिए, वही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ बैंक्स। अगेन फॉर्मल सोर्स क्यों इंक्रीज होना चाहिए। डिस्क्राइब द बैड इफेक्ट ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। सेल्फ हेल्प ग्रुप के वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन और इम्पोर्टेंस पे बताइए। व्हाट आर द, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, द होना चाहिए। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। डू वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या है और क्या इसको और बढ़ाने की जरूरत है। ऑब्वियसली बढ़ाने की जरूरत है, क्यों, आप इसको लिखेंगे। तो आज के लेक्चर में दोस्तों बस इतना ही, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।